हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की है हमने। ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड हो गया है। दोस्तों, इसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत जो किताब है, कोई भी एडिशन हो, आप उसे प्रीफर कर सकते हैं पढ़ते टाइम। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में 2 एक्ट कंप्लीट किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों, आज हम पहले देखेंगे चार्टर एक्ट 1853 एंड देन गवर्नमेंट एक्ट 1858, फिर चार्टर एक्ट 1861, एक्ट ऑफ 1892, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों, ये सारे जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ब्रीफ हैं। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं 1853 चार्टर एक्ट। तो दोस्तों, जो चार्टर एक्ट 1853 था, ये लास्ट चार्टर था। इसके बाद जो क्राउन रूल है, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार का जो रूल है, वो आ जाएगा 1857 रिवोल्ट के बाद, यानी 1858 में। तो 1853 तक कंपनी का रूल रहता है, यानी कि ये चार्टर कंटिन्यू की जाती है 1853 तक। दोस्तों, हमने देखा था कि 1833 में अटेम्प्ट किया जाता है, कोशिश की जाती है कि ओपन कंपटीशन लाया जाए सिविल सर्विसेज में इंडियंस को रिक्रूट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे ये था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं कि नहीं, इंडियंस को इंक्लूड नहीं करना है अभी सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट में। लेकिन दोस्तों, फाइनली 1853 के चार्टर में ओपन कंपटीशन कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज के लिए लाया जाता है। पहली बार दोस्तों, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस जो हैं, उसको अलग अलग किया जाता है। इसके पहले क्या होता था कि जो लेजिस्लेटिव थे, यानी कि जो लॉ बनाने का काम करते थे, और जो एग्जीक्यूट करने का काम करते थे, वो एक ही डिपार्टमेंट यानी एक ही लोग करते थे। लेकिन इस एक्ट के तहत इस दोनों चीज़ को अलग अलग कर दिया गया, यानी सेपरेट कर दिया गया। दोस्तों, 1853 में जो 6 न्यू मेंबर्स थे, उनको लाया गया। दोस्तों, जो 6 नए मेंबर्स को अपॉइंट किया गया, उनको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम दिया गया, और इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया। क्योंकि दोस्तों, मिनी पार्लियामेंट जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट जैसे काम कर रही थी, उसी लाइन पे इंडिया में भी इन लोगों ने मिनी पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट ले आया चार्टर एक्ट 1853 में, कि मिनी पार्लियामेंट यानी कि एक जगह सब लोग बैठ के वहाँ पे लेजिस्लेटिव का काम करेंगे और एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन हुई थी। कहने का ये मतलब है कि जो लोकल गवर्नमेंट थे, लाइक मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, वहाँ से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल तरीके से रिप्रेजेंटेशन की जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये जो एक्ट है, इसको बोला गया कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट है, गुड गवर्नेंस है। कहने का मतलब ये है कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुई थी, जो क्रांति 1857 की थी, उसमें जैसे कि झांसी, कानपुर, लखनऊ, बिहार से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, एक्टिव होकर पार्टिसिपेट किया था। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई इतनी ऊंचे स्तर पे आवाज़ उठाई गई थी। तो जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो थोड़ी डर गई थी, और इसीलिए उन्होंने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बोला कि अब मैं जो है आपके लिए 1858 का एक्ट ले आ रहा हूँ, जिसको हम लोग एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहते हैं। ये अच्छा काम करेगा। एंड दोस्तों, इसमें जो है गवर्नर जनरल इंडिया, जो गवर्नर जनरल इंडिया के थे, उनकी पोस्ट को इन्हेंस करके, डेजिग्नेट करके वाइस रॉय का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो अब जो है, अब गवर्नर या गवर्नर जनरल नहीं है, अब जो है 1858 से वाइस रॉय बोले जाएंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे? ये थे आपको लॉर्ड कैनिंग। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं कि जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल बंगाल का बना दिया गया था, और वो कौन थे? वो थे वॉरेन हास्टिंग। उसके बाद दोस्तों, जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था इंडिया का। वो कौन थे? वो थे बेंटिक। और अब जो है गवर्नर जनरल जो इंडिया के हैं, उनको बना दिया गया है वाइस रॉय, और ये कौन है? ये हैं लॉर्ड कैनिंग। तो ये जो फैक्ट्स हैं, आप इसको ध्यान में रखना। दोस्तों, इसमें और क्या प्रोविजंस लाए गए कि जो स्टेट के लिए नए सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, कि एक नया सेक्रेटरी होगा और 15 मेंबर्स काउंसिल्स होंगे। ये हेल्प करेंगे
एडवाइस करेंगे इस सेक्रेटरी को, ठीक है। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, यानी कि दोस्तों जो डबल गवर्नमेंट था, ये डबल गवर्नमेंट कब आया था, मैंने आपको बताया ये डबल गवर्नमेंट जो आया था ये विलियम पिट्स के द्वारा पिट्स एक्ट में ले आया गया था, ठीक है। तो इसे अबॉलिश कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये अलग अलग काम करते थे, कमर्शियल काम ये देखते थे और पॉलिटिकल काम ये देखते थे। तो इसे अबॉलिश कर दिया गया और बोला गया कि अब नई सेक्रेटरी का पोस्ट है, ये नए सेक्रेटरी रहेंगे और 15 मेंबर्स इनको हेल्प करेंगे। और फर्स्ट वाइसरॉय कैनिंग थे और इसको बोला गया था एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1861 और ये काफ़ी ज़्यादा लैंडमार्क एक्ट है और काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इससे भी हमें देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें फर्स्ट टाइम इन लोगों ने क्या किया, यानी कि जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन लोगों ने सोचा कि इंडियंस को अब लॉ मेकिंग प्रोसेस में हमें एसोसिएट करना चाहिए, यानी कि इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया में रूल कर रहे थे और वो थे ब्रिटिशर्स। तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नेंस थी वो सही से नहीं हो रही थी, क्योंकि उसमें इंडियंस का रोल नहीं था, तो इंडियंस की ओपिनियन नहीं थी, तो उसमें पॉलिसीज़ जो बना रहे थे वो इंडिया के हित में नहीं हो रहा था। तो इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि अब हमें लॉ मेकिंग में कानून बनाते टाइम कुछ इंडियंस को भी एसोसिएट करना चाहिए। तो दोस्तों इन लोगों ने राजा ऑफ बनारस, जो बनारस के राजा थे, महाराजा थे पटियाला के, और सर दिनकर राव जो थे, फर्स्ट टाइम इन 3 लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको एसोसिएट किया गया, ठीक है। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर को डिवाइड कर देना डिफरेंट हैंड्स में। जैसे कि सेंट्रलाइज का मतलब सारे पावर्स यहाँ हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज का मतलब हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की, डिवाइड करने की कोशिश की। तो दोस्तों हुआ क्या था कि सेंट्रलाइजेशन का पावर 1833 में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल जो थे उनको गवर्नर जनरल इंडिया का बना दिया गया था, और जिसकी वजह से क्या था कि जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनके पावर सबऑर्डिनेट कर दिए गए थे। कहने का मतलब कि ये लोग जो थे ये इन्फीरियर हो गए थे, थोड़े सबऑर्डिनेट हो गए थे बंगाल के अंडर में। तो इसीलिए ऐसा बोला गया कि ये गलत है और तीनों प्रेसिडेंसी में बराबर पावर होनी चाहिए। तो इन्होंने इनिशिएट किया था कि डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो मद्रास और बॉम्बे के जो पावर्स थे वो अब रीस्टोर किए जाने लगे। पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर आया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है कि जो अभी जो पोर्टफोलियो बनती है, लाइक जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको जो पोर्टफोलियो कहते हैं, वो होता है डिवीजन जो करते हैं हम कि कौन सा डिपार्टमेंट किसका होगा। और दोस्तों जो ऑर्डिनेंसेस हैं, ऑर्डिनेंस का भी प्रोविजंस चार्टर एक्ट ऑफ 1861 में ही लाया गया था। तो आप ये पॉइंट याद रखना। ऑर्डिनेंसेस का क्या मतलब होता है दोस्तों, जो वाइसरॉय होंगे वो लेजिस्लेटिव जो कानून बनाएंगे वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से पूछे बिना बनाएंगे। मतलब अभी का जो प्रोविजंस आप समझ लो, ऑर्डिनेंसेस का जो मतलब होता है वही मतलब है कि, लेकिन यहाँ पे वाइसरॉय का रोल होगा, यानी कि कैनिंग। तो दोस्तों जो वाइसरॉय होंगे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से कंसेंट नहीं लेंगे इमरजेंसी के टाइम पे, और जो ऑर्डिनेंसेस का जो टाइम ड्यूरेशन था वो भी 6 मंथ्स था। तो दोस्तों इसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से 1861 के चार्टर एक्ट में लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडिया को एसोसिएट किया गया, मतलब इंडियंस को इन्वॉल्व किया गया। 3 लोगों को लॉ लेजिस्लेटिव काउंसिल में एसोसिएट किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, वहाँ के गवर्नर थे, उनके पावर को रिस्टोर किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया, कैनिंग लाए थे पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसमें कि उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिवीजन की थी, और जो हर एक डिपार्टमेंट का अपना डिसीजन होगा और फाइनल डिसीजन होगा। और ऑर्डिनेंसेस की बात की गई थी कि वाइसरॉय जो है इमरजेंसी के टाइम पे लेजिस्लेटिव के कंसेंट के बिना वो डिसीजन ले सकते हैं, कानून बना सकते हैं, और उसकी वैलिडिटी होगी 6 मंथ्स। दोस्तों जो नेक्स्ट चार्टर है वो है एक्ट ऑफ 1892। दोस्तों एक्ट ऑफ 1892 में क्या था कि इसके पहले जो था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो इंडियन थे,
तो उनको पावर जो डिस्कस करने का जो पावर था बजट को लेके, उस पे कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनका कोई रोल नहीं था। लेकिन 1892 के एक्ट में बोला गया कि ठीक है, आप डिस्कस कर सकते हैं इस पे, आप क्वेश्चंस एड्रेस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा उनको वोटिंग का पावर नहीं दिया गया था, और बहुत ज़्यादा बजट में भी उनको पावर नहीं दी गई थी। बोला गया था कि हाँ, आप डिस्कस कर सकते हैं बजट को। और दोस्तों, जो एलिमेंट था इलेक्शन का, वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1892 में। यानी कि जो इलेक्शंस जैसी चीज़ें हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो इंट्रोड्यूस होने लग गई थी 1892 में। और इसमें फेमस स्लोगन दिया गया था 1892 में, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और आपको पता है ये फेमस नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन जो है, ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन का फेमस स्लोगन है, जो कि 1892 में इसका यूज़ किया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।